जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हाल के वर्षों में इतिहासकारों द्वारा इस घटना पर पुनर्विचार किया गया है, जिसमें औपनिवेशिक हिंसा की जटिलताएं एवं भारतीय समाज पर इसके प्रभाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। आज भी यह घटना साहित्य, सिनेमा, कला आदि अनेक माध्यमों द्वारा याद की जाती है। यह ब्रिटिश भारत की एक ऐसी विरासत है जो लाखों करोड़ों भारतीयों के हृदय में एक टीस, एक चुभन पैदा करती है। प्रस्तुत है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा की एक प्रस्तुति। प्रोफेसर सिन्हा का मत है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत में उपनिवेशवाद एवं प्रतिरोध के विमर्श को आकार एवं स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो ब्रिटिश भारत में 13 अप्रैल 1919 को हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसने ब्रिटिश शासन की व्यापक आलोचना को जन्म दिया और भारतीयों द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दिया। वस्तुतः इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन का फोकस ही शिफ्ट कर दिया। लोग अब सुधार के स्थान पर स्वतंत्रता की मांग करने लगे। जलियांवाला बाग में महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की हत्या से भारतीय जनमानस में व्यापक आक्रोश और नाराजगी हुई और इसकी अभिव्यक्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोध में दिखाई दी। पर इसके पूर्व कि मैं जलियांवाला बाग प्रकरण के इतिहास लेखन एवं अन्य विषयों पर कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि संक्षेप में इस घटना से संबंधित दो एक बात से आपको परिचित करा दूं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अवसर पर एक बड़ी किंतु शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही एक भीड़ अपने स्थानीय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी एवं ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उन्हें गुप्त रूप से अमृतसर से धर्मशाला ले जाए जाने का विरोध करने हेतु जलियांवाला बाग में एकत्र हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना इसी अवसर से संबंधित थी। यहां एक अन्य बात को स्पष्ट कर देना भी मैं आवश्यक समझता हूं। बैसाखी के दिन अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश जिस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था, उसका नाम जनरल रेजिनाल्ड डायर था। इसे ब्रिटिश सरकार ने अशांति की आशंका से अमृतसर में प्रतिनियुक्त किया था। माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने हत्याकांड का समर्थन करते हुए जनरल डायर के कृत्य को पूर्णतः सही कहा था। 1940 ईस्वी में भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में जिस अधिकारी की हत्या कर जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया था, वह माइकल ओडायर था। जहां तक जनरल डायर का प्रश्न है, वह सिरेब्रल हैमरेज एवं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण वर्ष 1927 में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का इतिहास लेखन एक जटिल एवं बहुआयामी विषय है। इसकी इतिहासकारों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। हत्याकांड से संबंधित प्रारंभिक विवरण ब्रिटिश औपनिवेशिक आख्यानों से प्रभावित हैं।
जिन्होंने घटना की तीव्रता एवं भयावहता को कम करके बताया है। वस्तुतः हत्याकांड के पश्चात 1919 में इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया, जिसका आधिकारिक नाम डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी था। मई 1920 में प्रकाशित इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल डायर की कार्यवाही अनावश्यक थी, पर रिपोर्ट ने डायर की खुलकर आलोचना से परहेज किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग, कांग्रेस पंजाब इंक्वायरी कमीशन का गठन किया, जिसमें जांच के बाद मृतकों की संख्या 1500 के ऊपर पाई गई। हाल के वर्षों में किए गए अध्ययन एवं अनुसंधान में जलियांवाला बाग की घटना पर पुनर्विचार किया गया है, जिनमें औपनिवेशिक हिंसा की जटिलताएं एवं भारतीय समाज पर इसके प्रभाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। वीएन दत्त, निगेल कोलेट एवं किम ए वैगनर ने इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया है और इसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों की पड़ताल की है। वीएन दत्त का वर्ष 1969 में प्रकाशित पायनियरिंग वर्क जलियांवाला बाग इस हत्याकांड के इतिहास लेखन पर एक आधार ग्रंथ है। यह पुस्तक मात्र एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि यह साम्राज्यवाद एवं राष्ट्रवाद की सीमाओं से बाहर जाकर 20वीं सदी की सैन्य और नस्लीय हिंसा पर एक बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। वर्ष 2005 में निगेल कोलेट की एक पुस्तक आई, द बुचर ऑफ अमृतसर, जनरल रेजिनाल्ड डायर। यह पुस्तक रेजिनाल्ड डायर के जीवन का गहन विश्लेषण करने के साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करती है। निगेल कोलेट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रेजिनाल्ड डायर कोई जन्मजात राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कट्टरपंथी औपनिवेशिक विचारों से ग्रस्त था। नरसंहार के बाद डायर अपनी मृत्यु तक इस असमंजस में रहा कि उसका कृत्य सही था अथवा गलत। कोलेट का विश्लेषण बताता है कि जलियांवाला बाग की घटना ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक पतन की शुरुआत थी और इसने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में एक निर्णायक मोड़ का काम किया। निगेल कोलेट अपनी पुस्तक में नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि 1927 में रेजिनाल्ड डायर की मृत्यु के बाद उसने टिप्पणी की थी कि डायर ने अपनी समझ के अनुसार कर्तव्य निभाया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक रुडयार्ड किपलिंग औपनिवेशिक अधिकारियों की कार्रवाई को साम्राज्य को बचाने के लिए आवश्यक मानता था। उल्लेखनीय है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रुडयार्ड किपलिंग ने जनरल डायर का बचाव करने का पूरा प्रयास किया था। किम ए वैगनर दक्षिण एशिया में ब्रिटिश औपनिवेशिक हिंसा के विशेषज्ञ हैं। 2019 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अमृतसर 1919 एन एम्पायर ऑफ फियर एंड द मेकिंग ऑफ मैसेकर, इसमें वह मात्र जनरल डायर को हत्याकांड का दोषी नहीं ठहराते हैं, वह इस घटना की व्याख्या औपनिवेशिक घबराहट, नस्लीय हिंसा एवं 1857 के विद्रोह की स्मृतियों के संदर्भ में करते हैं। उनकी पुस्तक घटना के बाद के जीवन एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता की सूक्ष्मताओं की भी खोज करती है। वैगनर का मत है कि जलियांवाला बाग की घटना को ब्रिटिश सरकार द्वारा अचानक ही अंजाम नहीं दिया गया,
उनकी दृष्टि में इस हत्याकांड को भय एवं घबराहट से अभिप्रेरित साम्राज्यवादी हिंसा के दीर्घकालीन इतिहास की एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए, जो अधिकारियों द्वारा एक एहतियाती कार्रवाई के रूप में सामने आया। यद्यपि इन सभी इतिहासकारों के कार्य प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं, वीएन दत्त ने जहां भारतीय दृष्टिकोण पर अधिक फोकस किया है, वहीं निगेल कोलेट ने यह समझाने का प्रयास किया है कि डायर का कृत्य केवल एक व्यक्ति का पागलपन नहीं था, बल्कि यह उस समय के ब्रिटिश साम्राज्यवादी अहंकार और क्रूर दमनकारी सोच का प्रतीक था। किम ए वैगनर ब्रिटिश मनोविज्ञान और भय की औपनिवेशिक संस्कृति का अधिक गहन विश्लेषण करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड विद्वानों के बीच आज भी एक बहस का विषय है। आज भी इस हत्याकांड में मृतकों की संख्या, जनरल डायर की भूमिका एवं ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आदि को लेकर वाद विवाद जारी है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह घटना अत्यंत दुखद थी, पर औपनिवेशिक काल की अकेली घटना थी, पर अन्य इसे व्यवस्थागत औपनिवेशिक हिंसा का एक लक्षण मानते हैं। जलियांवाला बाग की घटना की तत्कालीन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा की और घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। लाहौर से प्रकाशित द ट्रिब्यून ने इसे नरसंहार कहते हुए कड़े शब्दों में आलोचना की। मद्रास एवं कलकत्ता से प्रकाशित हिंदू एवं अमृत बाजार पत्रिका ने भी इसे क्रूरतापूर्ण एवं अमानवीय कार्रवाई कहा। विदेशों में भी इस हत्याकांड को वाइड कवरेज मिला। लंदन से प्रकाशित द टाइम्स ने इस घटना को द अमृतसर आउटरेज शीर्षक से प्रकाशित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रकाशित द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना को नरसंहार बताते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के क्रूरतापूर्ण दमन की बात की। बाद के वर्षों में भी समय समय पर जलियांवाला बाग की घटना की देश विदेश में पत्र पत्रिकाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा आलोचना की जाती रही है। स्वयं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हत्याकांड को मॉन्स्ट्रस एंड अनअटरेबली ब्रूटल कहा। डेविड कैमरन ने इसे एक डीपली शेमफुल इवेंट कहा, जबकि थेरेसा मेरी मे ने हत्याकांड को ब्रिटिश इतिहास पर एक शर्मनाक दाग, अ शेमफुल स्कार कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की सामूहिक स्मृति साहित्य, सिनेमा एवं कला में कई रूपों में अभिव्यक्त हुई है। इस घटना की यादें एक ऐसी औपनिवेशिक विरासत है जो आज भी लाखों करोड़ों भारतीयों के हृदय में एक टीस, एक चुभन पैदा करती है। मुल्कराज आनंद ने अपने आत्मकथात्मक उपन्यास मॉर्निंग फेस में जलियांवाला बाग नरसंहार से उपजे राजनैतिक उथल पुथल एवं मनोवैज्ञानिक आघात का बड़ा ही यथार्थ वर्णन किया है। इसी प्रकार नानक सिंह द्वारा रचित खूनी बैसाखी में भी जलियांवाला बाग प्रकरण विशेष रूप से अभिव्यक्त हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक से एक बड़ी मार्मिक कविता लिखी है। यह कविता जलियांवाला बाग प्रकरण में निर्दोष पीड़ितों के प्रति शोक व्यक्त करती हुई बसंत ऋतु को उनके सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करने का आग्रह करती है। सलमान रुश्दी की रचना मिडनाइट चिल्ड्रन में 1919 के इस ऐतिहासिक प्रकरण को कथा की आधारभूत त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
यह हत्याकांड उपन्यास के प्रारंभिक अध्यायों में एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। जलियांवाला बाग प्रकरण को गांधी, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जलियांवाला बाग, फिल्लौरी एवं सरदार उधम सिंह जैसी फिल्मों में भी याद किया गया है। रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म गांधी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के मार्मिक दृश्यों को अत्यंत कलात्मक तरीके से दिखाया गया है। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में 12 वर्षीय भगत सिंह को नरसंहार के बाद के हालातों को देखते हुए और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का संकल्प लेते हुए दिखाया गया है। फिल्म जलियांवाला बाग इस नरसंहार द्वारा ब्रिटिश अत्याचार की क्रूरता को चित्रित करती है, जिसमें बगीचे के अंदर निहत्थे नागरिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। अभी 2017 में बनी फिल्म फिल्लौरी में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को प्रमुखता से दिखाया गया है। फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलता है कि मुख्य किरदार रूपलाल जलियांवाला हत्याकांड में मारा जाता है, पर उसकी आत्मा परलोक नहीं जा सकी क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से विवाह करने से पहले ही स्वर्ग सिधार गया था। फिल्म में गोलीबारी और उसके बाद मची भगदड़ को दर्शाया गया है और इन दृश्यों की शूटिंग आधुनिक जलियांवाला बाग स्मारक स्थल पर की गई है। फिल्म सरदार उधम का कथानक इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का प्रतिशोध लेने के लिए उधम सिंह ने 21 वर्षों तक प्रतीक्षा की और 1940 में लंदन जाकर पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की। फिल्म के एक लंबे और दिल दहला देने वाले भाग में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार और उसके बाद के खौफनाक मंजर, शवों एवं घायलों के बीच उधम सिंह की तलाश को बहुत बारीकी से पर्दे पर उतारा गया है। जलियांवाला बाग की घटना का सतीश गुजराल एवं अन्य चित्रकारों ने भी स्पष्ट चित्रण किया है। सतीश गुजराल की सबसे प्रसिद्ध और मार्मिक पेंटिंग्स में से एक का शीर्षक जलियांवाला बाग है। यह कलाकृति जलियांवाला बाग में जान गंवाने वालों की याद दिलाकर दिल दहला देती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की सामूहिक स्मृति में अत्यंत गहराई से अंतर्निहित है। फिल्मों के माध्यम से आज इसकी पहुंच ग्लोबल ऑडियंस तक हो गई है। यह जुल्म, अत्याचार एवं उत्पीड़न के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया है। जलियांवाला बाग आज एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहां संपूर्ण विश्व से लोग शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। अमेरिकन वास्तुकार बेंजामिन पोलोंस्की द्वारा डिजाइन किए गए इस स्मारक स्थल पर प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल के दिन एक वार्षिक स्मृति सभा का आयोजन किया जाता है। यह दिन 13 अप्रैल 1919 की उस त्रासदी की बरसी का प्रतीक है और पंजाब के फसल उत्सव बैसाखी के साथ मेल खाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय राष्ट्रवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने गांधी सहित कई नेताओं को प्रभावित किया। गांधी ने इस घटना के बाद ब्रिटेन को सहयोग देने की जगह असहयोग की बात करनी प्रारंभ कर दी। 1920 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा बोअर युद्ध में प्रदत्त अपनी सेवाओं के बदले प्राप्त कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश नाइटहुड की अपनी उपाधि का परित्याग करते हुए वायसरॉय चेम्सफोर्ड को लिखा,
badges of honor make our shame glaring in the incongruous context of humiliation. भगत सिंह की क्रांतिकारी यात्रा में यह घटना एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक साबित हुई। 13 अप्रैल के इस क्रूर नरसंहार ने युवा भगत सिंह को गहरा आघात पहुंचाया। 12 वर्ष की आयु में वे नरसंहार स्थल पर गए और रक्त रंजित मिट्टी को एक पात्र में जमा किया। भारत को स्वतंत्र कराने के अपने लक्ष्य को सदा स्मरण रखने के लिए वे प्रतिदिन इस पात्र की पूजा करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन की दिशा बदल दी। बोस 1920 में इंग्लैंड में आईसीएस की परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे थे, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना ने उन्हें इतना व्यथित किया कि उन्होंने अंग्रेजों के अधीन नौकरी करना अस्वीकार करते हुए अपना प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ दिया। 1921 में वे भारत आ गए और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत में उपनिवेशवाद एवं प्रतिरोध के विमर्श को आकार एवं स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस घटना ने उपनिवेशवाद की क्रूर एवं निष्ठुर प्रकृति को उजागर कर दिया। इसने सभ्यता एवं प्रगति को बढ़ावा देने के ब्रिटिश दावों एवं सरकार के जुल्म, हिंसा एवं उत्पीड़न की वास्तविकता के मध्य जो विरोधाभास था, उसे भारतीयों के समक्ष स्पष्ट कर दिया। इसने ब्रिटिश परोपकार की धारणा को चुनौती दी तथा औपनिवेशिक शासन में अंतर्निहित नस्लवाद एवं व्यवस्थागत हिंसा को स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। इसने उपनिवेशवाद को एक हिंसक एवं शोषणकारी व्यवस्था के रूप में वर्णित कर उपनिवेशवाद से संबंधित विमर्श को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने औपनिवेशिक उत्पीड़न का सामना करने के लिए सामूहिक कार्यवाही एवं एकजुटता की आवश्यकता पर बल देकर प्रतिरोध से संबंधित विमर्श को भी एक नया स्वरूप दिया। आज जलियांवाला बाग प्रकरण जुल्म, हिंसा एवं अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इस घटना की स्मृति पुलिस की बर्बरता, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्टेट वायलेंस जैसे मुद्दों पर बहस को दिशा देती है। वस्तुतः जलियांवाला बाग प्रकरण इन मुद्दों पर विमर्श हेतु एक संदर्भ बिंदु बन गया है। थैंक यू वेरी मच।